Hello students, welcome to our channel. So today we are starting with the next part of the chapter, that is the rise of nationalism in Europe. So we have already covered the first and second unit of the chapter, and we have to start with the topic with the unit 3, specifically the age of revolutions, that is between 1830 to 1848. So let's start without any delay. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states. So जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजीम कंजर्वेटिव देखो आपने ना 9th में भी पढ़ा होगा कि 3 तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं कंजर्वेटिव, एक होते हैं लिबरल और एक होते हैं रैडिकल. तो हम रैडिकल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट कंजर्वेटिव और लिबरल जो है हमें हर जगह देखने को मिलते हैं. कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि चेंज ना आए, और लिबरल लोग वो होते हैं कि जो गलत चीज़ें हैं वो चेंज हो, और ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ें फॉलो करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम पास्ट सेंचुरीज़ या फ्रॉम मैनी ईयर्स हम उसे आगे कंटिन्यू करें. वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं कि अगर कोई चीज़ें हम बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और वो चीज़ें गलत हैं, उससे लोगों का बेनिफिट नहीं हो रहा है, लोगों को हार्म हो रहा है, तो हमें उन चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए. तो ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो राजा महाराजा होते हैं, क्योंकि लिबरल्स तो चाहते हैं कि किंग जो है वो ये सारी चीज़ें हट जाएं. लेकिन जो कंजर्वेटिव्स होते हैं लोग, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उनकी पावर चली जाएगी. तो जो कंजर्वेटिव लोग थे वो अपनी पावर जो है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी पावर दोबारा से गेन करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन जो लिबरलिज्म था, मतलब कि हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, ये जो सोच थी, नेशनलिज्म, अपने नेशन के लिए प्यार भरी फीलिंग का आइडिया होना, कॉन्सेप्ट होना, ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, इतने ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो रहे थे काफ़ी सारी जगहों में यूरोप की, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स के अंदर, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी. These revolutions were led by the liberal nationalist belonging to educated middle class elites. अब देखो, चेंज आता है तो वो एजुकेटेड मिडिल क्लास ही लेकर आती है. जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो ज़्यादातर एजुकेटेड और मिडिल क्लास एलिट ही थे. क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत रिच है, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि उसे कि चेंजेस हो और उससे वो सारी ताकत छीन ली जाए, जो प्रिविलेजेस उससे मिल रहे हैं वो सारे उससे छीन लिए जाए. तो वो तो कंजर्वेटिव रहेगा. अब जो गरीब इंसान है वो सोचेगा कि यार मेरे घर का खर्चा ये अच्छे से चल जाए तो मैं खुश रहूँगा. इसलिए रेवोल्यूशन जैसी चीज़ सोचने की हिम्मत सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के अंदर होती है, ज़्यादातर मोस्टली ये देखा गया है. क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं और वो चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, एज उनके नीड्स उनके खुद की सैलरी से, उनके खुद के काम करने से सारी फुलफ़िल हो रही होती है, तो उनके पास बाकी चीज़ों के लिए सोचने का टाइम भी होता है. अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, तो इन मिडिल क्लास के अंदर कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे. द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. एक बहुत बड़ा अपहीवल, एक बहुत बड़ी चीज़ जो है फ्रांस में होती है जुलाई में 1830 में. द बर्बन किंग्स who had been restored to power during the conservative reaction after 1815. 1815 के बाद जब फिर से कंजर्वेटिज्म जो है उसे रीस्टोर किया जाता है, बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया जाता है, तो जो बर्बन किंग्स थे जब उन्हें रीस्टोर किया जाता है, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज. जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उनसे वो जो है इन्हें फिर से उतार फेंकते हैं उनके थ्रोन से. who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो लुइस फिलिप के साथ जो है बनाई होती है. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. This is important statement कि जब फ्रांस के अंदर कोई चीज़ होती है, जब फ्रांस छींक मारता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है ना. तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हर बार रेवोल्यूशन स्टार्ट फ्रांस से होता है,
कोई भी नई चीज़ होती है वो स्टार्ट फ्रांस से होती है और फिर घूम फिर के पूरे यूरोप में वो सारी चीज़ें होने लग जाती है। ये बात उस टाइम पे लोगों को सच जो मेटरनिक ने स्टेटमेंट कहा था वो इसलिए भी लग रहा होता है कि जब ये सारी चीज़ें फ्रांस में हुई थी तो जो जुलाई रेवोल्यूशन था उससे और क्या क्या हुआ था। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। तो इससे क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है और ब्रसल्स जो है जो कि बेल्जियम के अंदर है वो अलग हो जाती है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. इसी के साथ साथ जो nationalist feeling थी, जो educated elite के अंदर थी पूरे यूरोप में, वो Greek War of Independence से थोड़ी और बढ़ जाती है। Greece had been a part of the Ottoman Empire since 15th century. ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट 15th सेंचुरी से रहा होता है। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst Greeks which began in 1821. तो 1821 में क्या होता है कि जो ग्रीस जो लोग थे वो रेवोल्यूशनरी लोग जो थे जिनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो चाहते थे कि ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए और ये सारी चीज़ें 1821 में स्टार्ट होने लग जाती है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। और जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के, उन जो चाहते थे ग्रीस अब एक अलग नेशन बन जाए, ऑटोमन एम्पायर से हट जाए, उन्हें और सपोर्ट मिल जाता है ऐसे ग्रीक्स लोगों से जो कि एग्जाइल में रह रहे होते हैं। एग्जाइल मतलब वनवास में रह रहे होते हैं। एंड फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और वेस्ट यूरोपियंस जो हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी सिंपैथी होती है ग्रीक के कल्चर के लिए, जो एंशिएंट पहले के टाइम ग्रीक का कल्चर होता था उसके लिए उन्हें थोड़ी सिंपैथी फील होती है, थोड़ा बुरा लगता है, उन्हें लगता है यार कि हाँ ऐसा होना चाहिए। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. तो जो poets थे, जो artists थे, जो उन्होंने ग्रीस को एक क्रैडल बताया यूरोपियन सिविलाइजेशन का, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया यूरोप की सिविलाइजेशन का, ग्रीस को बताया, पोर्ट्रे किया और कहा, और लोगों के जो ओपिनियन थे उन्हें मोबिलाइज किया, लोगों को बताया कि टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, कि ग्रीस बहुत अच्छा नेशन है और यूरोपियन सिविलाइजेशन का बहुत अहम हिस्सा है, तो एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट जो स्ट्रगल ग्रीस का हो रहा है लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। बेटा ये जो पॉइंट्स है ना ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन कौन से पॉइंट्स जो थे, कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने हेल्प करी थी, तो ये वो सारे पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। द इंग्लिश poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war. तो वो कहते हैं कि एक इंग्लिश पोइट भी थे जिनका नाम लॉर्ड बायरॉन था। इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे और बाद में ये जंग लड़ने के लिए भी गए थे। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, और वहाँ पे ये फीवर की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से नहीं, फीवर की वजह से 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। अब पता नहीं उन्होंने ये चीज़ क्यों मेंशन करी हुई है कि ही डाइड ऑफ फीवर और ऐसे वैसे, काफ़ी ओपन एंडेड दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में और ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। एंड दिस ट्रीटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीस का पूरा इंडिपेंडेंट नेशन बनने का सफ़र आपको बताया है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली हम यहाँ पे पूरा यूरोप का पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में कैसे आई, तो हम यहाँ पे ना सबको आज़ादी दिलवा रहे हैं कि यूरोप की जो मेन नेशंस हैं उनमें कैसे कैसे जो है वहाँ पे उन नेशंस को आज़ादी मिली, कैसे कैसे वो इंडिपेंडेंट हुए, तो हम वही पढ़ रहे हैं। सिंस ग्रीस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोप, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीस की भी इंडिपेंडेंट नेशन की जो वॉर थी उसको हमने समझा। The romantic imagination and national feeling. Basically, now we enter to one more topic. देखो जो ये चैप्टर है ना वो कहीं ना कहीं आपके इस पार्ट में चल रहा है कि स्टोरी चलेगी,
फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको उस टाइम के लोगों का सिनारियो समझा रही होगी, या फिर जो फर्दर स्टोरी आने वाली है उसके सिनारियो समझाने के लिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक जिससे सवाल वैसे ज़्यादा नहीं आते, पर फिर भी 3 मार्कर में पूछ लिया जाता। The development of nation did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art, poetry, stories, and music helped express and shape nationalist feelings. तो अगेन ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए. Let us look at romanticism. A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. ये एक ऐसा रोमांटिसिज्म जो है वो एक कल्चरल मूवमेंट है, एक कल्चर का पूरा मूवमेंट होता है कि आप अपने कल्चर के बारे में आप समझते हो और आप लोगों को वो चीज़ समझाते हो विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, कि आप जो है अपने कल्चर को लोगों को बता के उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाते हो और जिनके अंदर ऑलरेडी नेशनलिज्म की फीलिंग जागी हुई है उनको स्ट्रेंथन होती है उनके अंदर की नेशनलिज्म की फीलिंग. सो दैट इज़ व्हाट रोमांटिसिज्म. रोमांटिक आर्टिस्ट मतलब ऐसे आर्टिस्ट जो लोगों के अंदर स्ट्रेंथन करना चाहते थे नेशनलिज्म की फीलिंग को, और पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उस टाइम पे जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, पोइट्स होते थे, ये कहते थे कि हमें साइंस को और जो भी रीज़न होती है पीछे के लॉजिक होते हैं उनको इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ह्यूमन इमोशन पे, इंट्यूशन पे, मिस्टिकल फीलिंग्स पे, लोगों की फीलिंग्स पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशन. ऐसे लोगों की जो है इनका एफर्ट ये होता था कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, मतलब कि लोगों के अंदर ये फीलिंग आए कि हम सब एक हैं, हमारे अंदर कॉमन सिमिलैरिटी है और वो सिमिलैरिटी नेशन के बेसिस पर हो. देखिए बेटा, आज के टाइम पे काफ़ी सारे नेशंस होते हैं जिनके खुद के रहने वाले लोगों के अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. वो ये नहीं सोचते कि जिस नेशन के अंदर वो रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, उसके लिए जो उनके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेशन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी सिर्फ एक नेशन के बेसिस पर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका एफर्ट था कि वो ये चीज़ें करें. Other romanticists such as German philosopher John Gottfried Herder 1744 to 1803 claimed that the true German culture was to be discovered among the common people. Das wo. तो उन्होंने क्या कहा था कि जो जॉन गॉटफ्रेड, ये नेम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नेम सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं. उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें सच्चा जर्मन का जो कल्चर है वो देखना हो तो हमें जो है वो देखने को मिलेगा ऐसे लोगों के अंदर जो कि कॉमन पीपल हो, यानी कि दास वोल कॉमन पीपल को जर्मन लैंग्वेज में कहा गया है यहाँ पे. इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स. और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कि कैसे आप चेक कर सकते हो कैसे आपको कॉमन पीपल के अंदर ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि आप उनके सॉन्ग सुनो, फोक पोइट्री हो, फोक डांसेस हो. दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉल केस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड. तो यहाँ पे ये इन्होंने कोई टर्म यूज़ किया है जो जर्मन में कहा गया है, वो वर्ड यूज़ किया गया है. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. और अगर आप चाहते हो कि आपको एक ही नेशन बनाना है तो आपको ये सारे फोक कल्चर जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे नेशनलिज्म की, नेशन बिल्डिंग के लिए. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो लोगों ने जो है उस टाइम पे उनका ये मानना होता था कि जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस हैं, वर्नाक्यूलर मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस है,
और जो कलेक्शन और लोकल लैंग्वेज, लोकल फोकलोर जो है, इसका कलेक्शन जो है, जब हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे तभी हम अपने पुराने एंशियंट कल्चर को, अपनी नेशनलिज्म की स्पिरिट को, हमारे नेशनल स्पिरिट को जो है रिकवर कर पाएंगे। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। पर और ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें पुरानी ही करेंगे, हम नया जो मैसेज नेशनलिज्म का है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाएंगे, और ज़्यादातर उन लोगों के तक पहुँचाएंगे जो इलिटरेट है। क्योंकि जो लिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर तो ये चीज़ें हो जाएगी, उनको समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर जो इलिटरेट है उन्हें समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिस वॉज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड। ऐसा जो है पोलैंड के केस में हुआ था, विच हैड बीन पार्शनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी, इन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर जो है पोलैंड के साथ पोलैंड को पार्टीशन किया था, बांट दिया था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो है पोलैंड नहीं रहा था, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कि पोलैंड उनका नेशन है, ये फीलिंग जो है म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू जो है डेवलप रही थी। कैसे कि वो जो लैंग्वेज पोलैंड में बोली जाती थी, वो जब इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहे तब भी वो लोग वो लैंग्वेज बोलते थे, वैसे सॉन्ग सुनते थे, वैसे सॉन्ग गाते थे। कैरोल कुरपन सिंह was, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like Polonaise and mazurka into nationalist symbol। तो उस टाइम पे जो ये पर्सन थे, इन्होंने क्या किया था, नेशनल स्ट्रगल जो है म्यूज़िक के थ्रू, और जो फोक डांसेस थे पोलनीज और मज़ुरका, जो पोलैंड के फोक डांसेस थे, इन्हें इन्होंने आज नेशनलिस्ट सिंबल की तरह लोगों को दिखाया कि हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हैं। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज जो है उसने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को स्ट्रेंथन करने में और डेवलप करने में। जब रशिया, देखो यहाँ पे देखो आपको ना बेटा एक एक पॉइंट वो बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया था। बेसिकली हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, तो आपको हर एक एक लाइन में वो पॉइंट्स बताए जा रही हैं, और उसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ आपको वो चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट इसमें लाइंस आपकी मार्क करवा दूँगी कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको वो 5 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 5 मार्कर में आता है तो, और प्लस आप उन पॉइंट्स में आप हर एक पॉइंट के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो जैसे इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, हाँ। जब रशिया को आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रशिया ऑक्यूपाई हो गया था, तब पोलिश लैंग्वेज, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन मतलब जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो पॉलिश लैंग्वेज जो है उसे सारे स्कूलों से निकाल दिया था, और रशियन लैंग्वेज जो है उसको इम्पोज कर दिया था कि आपको हर जगह यही यूज़ करनी है। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। और इसी के अगेंस्ट में एक रिबेलियन हुआ था, लोगों ने विद्रोह जताया था कि हम इस रूल के लिए, रशिया के इस रूल के लिए, लेकिन उन्होंने इसको क्रश कर दिया, इसको हटा दिया, उनकी नहीं सुनी, उनको दबा दिया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग रहे और वो रशियंस को मजा चखा सके, तो उन्होंने लैंग्वेज को एक हथियार की तरह यूज़ किया। पॉलिश को जो है वो चर्च गैदरिंग्स में और सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप्स जो है उन्हें जेल के अंदर डाल दिया था, और कुछ को तो सर्बिया भेज दिया था रशियन अथॉरिटीज़ ने एज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पे, कि उन्होंने जो है रिफ्यूज़ किया है कि वो प्रीच नहीं करेंगे रशियन लैंग्वेज में। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो जो यूज़ था पॉलिश लैंग्वेज का, वो एक तरह से एक सिंबल था कि कैसे रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो पॉइंट बता देती हूँ, ये आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, फिर रोमांटिक आर्टिस्ट क्या सोचते थे ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये जॉन गॉटफ्रेड का ये जो दास वोक वाला कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज पे एम्फेसिस होना चाहिए, है ना। पोलैंड जो है, जब उसे पार्टीशन किया गया था, तो उन्होंने म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू दे केप्ट इट अलाइव।
फिर इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फिर लैंग्वेज का रोल, और इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ठीक है। देन वी कम टू द टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. तो जो 1830s का टाइम था, ये वो साल थे जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप जो है यूरोप को फेस करनी पड़ी थी। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. तो जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो पॉपुलेशन में देखने को मिला था यूरोप की। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जॉब सीकर्स थे, मतलब ऐसे लोग जिन्हें जॉब चाहिए। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़। जो पॉपुलेशन थी गांव की, वो शहरों में आने लग गई थी। सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा शहर में माइग्रेट कर रही थी, तो स्लम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए थे। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के अंदर, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था इम्पोर्ट्स का फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो उस टाइम तक वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस दैन ऑन दी कॉन्टिनेंट। तो क्या था कि इंग्लैंड में जो है वहाँ पे मशीन मेड गुड्स जो है वो इम्पोर्ट हो जाया करते थे यूरोप के अंदर। तो इस वजह से क्या था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रही थी, और सामान जो है वो सस्ते में मशीन मेड गुड से आ जाया करता था इंग्लैंड से। तो इस वजह से जो टाउन के छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और मेन जो है टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ये देखा गया था। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स, जो ज़्यादातर घरों में की जाती थी या फिर छोटी मोटी वर्कशॉप में किया जाती थी। एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड, और मशीन का इसमें ज़्यादा काम होता नहीं था। इन दो रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एन्जॉयड पावर। और कुछ ऐसी जगहें भी थी जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे वो अभी भी पावर इन्जॉय कर रहे थे। पीसेंट्स स्ट्रगल करते थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। जो उन पे ड्यूज लगे होते थे, जो ऑब्लिगेशंस होते थे, उनकी वजह से वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और एयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। जैसे जैसे जो है फूड के प्राइस बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ अ बैड हार्वेस्ट, तो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलिज्म जो है स्प्रेड हो जाता है टाउन एंड कंट्री के अंदर। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। और 1848 जो है ऐसे सालों में से ही एक साल था, ठीक है। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। जो पॉपुलेशन ये फूड शॉर्टेज हो रही थी और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, इससे जो पेरिस की पॉपुलेशन होती है वो सड़कों पर उतर आती है। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। और जो लुइस फिलिप था वो भाग जाता है। नेशनल भाग नहीं जाता, इसको मार देते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली जो है वो एक रिपब्लिक प्रोक्लेम करती है। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट्स अबव 21 एंड गारंटी राइट टू वर्क। तो वो राइट टू वर्क की गारंटी देती है और सारे राइट्स दे देती है उन अडल्ट मेल को जो 21 ईयर्स एंड अबव है, पर अभी भी विमेन के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। ऐसी नेशनल वर्कशॉप भी होने लगी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी, प्रोवाइड की जाएगी। अर्लियर इन 1845 में, मतलब बहुत पहले 1845 में, क्योंकि अभी जो हमने ये बात पढ़ी थी वो 1848 की थी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 1845 का है। जो वीवर्स थे इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जो सिलेसिया के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल। जिन्होंने सप्लाई किया था उन्हें रॉ मटेरियल के साथ, उन्हें रॉ मटेरियल दिया था एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल। और उन्हें जो है ऑर्डर दिया था कि आप टेक्सटाइल को टेक्सटाइल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के हमें दे देना।
और हम आपको पैसे देंगे, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ड्रास्टिकली बहुत जल्दी से उनकी पेमेंट को जो है उसे कम कर दिया। द जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ डिस्क्राइब्ड इवेंट्स इन द सिलेसियन विलेज एज फॉलो। सो जो जर्नलिस्ट थे विलहेल्म वोल्फ, इन्होंने जो है इस इवेंट को जो है कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया। कि किस तरीके से किया ये हम पढ़ेंगे। इन दीज विलेजेस, इन विलेजेस के अंदर विद 18,000 इनहैबिटेंट्स, जो 18,000 जो है इनहैबिटेंट्स है, कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। इस जगह पे जो है कॉटन की वीविंग करना जो है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है। मिजरी जो है वर्कर्स की वो ये है, द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा, इनकी मिजरी बहुत ख़राब हालत है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब, इन्हें बहुत ज़्यादा जो है जॉब की ज़रूरत है। हैज़ बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस देयर प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। इनकी ज़रूरत थी जॉब की और कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने जो है इनसे काम करवा लिया और अब पैसे जो है वो कम दे रहे हैं। ऑन 4 जून एंड 2 PM, 4 जून में 2 PM पे बहुत बड़ा क्राउड जो है वीवर्स का इमर्स्ड फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल गए। मार्च इन पेयर्स में वो गए टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर, अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर गए, डिमांडिंग हायर वेजेस। उन्होंने कहा कि जितने पैसे तुमने हमें कहा था दोगे, उससे ज़्यादा पैसे हमें दो। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन, थ्रेट्स ऑल्टरनेटली, और उसने जो है उन्हें ट्रीट किया था बहुत थ्रेट्स के साथ और बहुत बुरे बर्ताव उनके साथ किया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो। और ऐसे ही, और लेकिन जो लोग थे, ग्रुप बना के आए हुए थे, वो इन सारी चीज़ों से नहीं डरे। उन्होंने क्या किया, वो घर में ज़बरदस्ती घुस गए। एलिगेंट विंडो पेंट्स जो था, फर्नीचर था, पोर्सिलिंग थी, उसे तोड़ते हुए वो आगे बढ़ गए। और एक ग्रुप ने तो ये काम किया, दूसरे ग्रुप ने क्या काम किया, ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस पे गए एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लोथ विच दे टोर टू श्रेड। और उन्होंने क्या किया कि जो भी वहाँ पे सप्लाईज ऑफ कॉटन क्लोथ थे उनको फाड़ दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है टू अ नेबरिंग विलेज के अंदर। हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, लेकिन वहाँ के जो गांव के लोग थे वो ऐसे इंसान को शेल्टर देने से मना कर देते हैं। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर आफ्टर रिक्वेश्चन द आर्मी। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट। तो वो 24 घंटे में जो है वो वापस आ जाता है। रिक्वेश्चन द आर्मी का मतलब ये है कि वो जो है आर्मी की डिमांड करता है और उसके बाद उसे आर्मी मिलती है या नहीं मिलती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बस इतना पता है कि उसने आर्मी की डिमांड की थी और 24 घंटे बाद वो वापस आ जाता है। और इसके बदले में क्या होता है, 11 वीवर्स जो है वर शॉट, 11 वीवर्स को जो है गोली मार दी जाती है। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब यहाँ पे लिबरल्स का रेवोल्यूशन भी बताया गया है। इससे पहले तो पुअर पीपल का बताया हुआ था, है ना, कि कैसे जो है बहुत ज़्यादा पुअर लोगों ने सफ़र किया था। अब यहाँ पे जो है लिबरल्स का थोड़ा बहुत रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर, जो रिवोल्ट हुए थे पुअर लोगों के, गरीब लोगों के, अनएम्प्लॉयड लोगों के और स्टार्विंग पीजेंट्स के, मतलब कि ऐसे पीजेंट्स के जो भूखे मर रहे थे, वर्कर्स के, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 ईयर के अंदर। और रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वॉज अंडर वे। जो रेवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लासेस लाने वाली थी वो भी अपने रास्ते में ही था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848, ऐसे कुछ इवेंट्स जो 1848 फरवरी में हुए थे फ्रांस के अंदर, हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्की एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम। तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो मोनार्की है उसका एब्डिक्शन जो है, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्की। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि एब्डिकेशन मतलब कि मोनार्की का त्याग कर देना। मोनार्की जो है जो हटाई गई थी, जो मोनार्की का त्याग किया गया था, और एक रिपब्लिक आई थी जिन्होंने यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया था, मतलब कि राइट टू वोट जो है वो प्रोक्लेम किया था। तो इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के जो
अलग अलग पार्ट्स थे जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशंस जो हैं वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे जर्मनी अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, इटली, पोलैंड और द ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। तो ऐसी जगहों पे क्या था, मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइन देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। तो ऐसी जगहों पे यूरोप की जो लिबरल मिडिल क्लास मेन और वुमेन थे, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो इसकी डिमांड की थी, और नेशनल यूनिफिकेशन हो, मतलब कि हमारा लोगों का इंडिपेंडेंट नेशन हो, और उन्हें दे दिया जाए। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles। और जो इन्होंने क्या किया, ये जो ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट था, मतलब इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाया अपनी डिमांड्स पूरी करवाने का, और उन्होंने कहा कि नेशन स्टेट जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे होना चाहिए। मतलब लिबरल्स लोग जो है वो अपनी डिमांड जो है वो और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई एसोसिएशन बनाना चाहे तो उस पर कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, प्रेस पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर रिपब्लिक के खिलाफ कुछ छापना चाहे तो छाप सके। इन द जर्मन रीजन, जर्मन के कुछ रीजन में जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, जिनके मेंबर जो है वो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, या फिर प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे, ये साथ में आते हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। ऑन 18 मई 1848 इम्पॉर्टेंट डे है ये, 831 रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो सेंट पॉल के चर्च के अंदर जो है 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये जाते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर। दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन, और जर्मन नेशन के लिए ये वहाँ पे बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। बनाया वो होता है उसे पार में लेकर आने के लिए कहते हैं टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। ये कहते हैं कि जो मोनार्की है वो पार्लियामेंट के हाथों में आ जाए। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम राजा तो रहोगे लेकिन तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना होगा। तो फ्रेडरिक विलियम फोर इंपॉर्टेंट नेम है जिसे उन्होंने ये ऑफर किया था वहाँ के लोगों ने। किंग ऑफ प्रूशिया, ये प्रूशिया के किंग थे, ही रिजेक्टेड इट, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और जो मोनार्क के बाकी लोग थे जो चेंज नहीं चाहते थे कि राजा बदला जाए, कॉन्स्टिट्यूशन आया जाए, ये जो है ये रिजेक्ट करने के बाद उनको ज्वाइन कर लेते हैं और इलेक्टेड असेंबली के अपोजिट में हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था ना कि इलेक्टेड असेंबली बना दी थी जर्मन की, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बना दी थी कि लोग जो है थोड़ा शांत हो जाएं, लेकिन इन्होंने तो इन लोगों को ही बोल दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर ले। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, जो aristocracy और military का जो opposition है वो बहुत ज़्यादा stronger हो गया, the social basis of parliament eroded। तो parliament का जो social base था जो लोगों के लिए था वो एक तरह से eroded हो जाता है। The parliament was dominated by the middle classes who resist the demand of workers। और जो पार्लियामेंट जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लासेस जो है उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया था, और ये लोग जो है वो रेजिस्ट करने लग गए थे वर्कर्स की, आर्टिसंस की डिमांड को, कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो कहाँ वर्कर्स और आर्टिसंस जो है इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा ये डोमिनेंट नेचर जब शो किया, डिमांड को इनकी एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनकी सपोर्ट को खो दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोल्ड टू डिसबैंड। और ट्रूप्स जो है उन्हें बुलाया गया, आर्मी को एक तरह से सिक्योरिटी को, आर्मी को बुलाया गया, और जो असेंबली है वो डिसबैंड हो जाती है। मतलब कि असेंबली जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट के अंदर ही पॉलिटिकल राइट्स जो है वो वुमेन को मिले, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वुमेन जो है वो इतने सालों से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। वुमेन हैड फॉर्मर देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब क्या था कि इतने सालों से वुमेन जो है मेन के साथ मिलके जो है उनकी सारी चीज़ों में साथ दे रही थी, हर मूवमेंट के अंदर उन्होंने उनका साथ दिया। बट बाद में जब
ये चीज़ें हटी, जब मोनार्की हटी, या फिर जब ये जर्मनी के अंदर ये पार्लियामेंट बना, तो यूनिवर्सल मेल सफरेज मिला, यूनिवर्सल फीमेल सफरेज नहीं मिला, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। जबकि विमेन जो है वो इतने सालों से जो है, इतनी सारी विमेंस जो है वो भी इन रेवोल्यूशन में पार्ट ले रही थी, पर उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो विमेन ने क्या किया, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, फाउंडेड न्यूज़पेपर, खुद का न्यूज़पेपर उन्होंने छापना चालू किया, एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमॉन्स्ट्रेशन, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमॉन्स्ट्रेशंस में जो है पार्ट लिया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, जब इलेक्शन हुआ असेंबली का तो उन्हें जो है राइट्स देने से मना किया। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो यहाँ पे जैसे कि ये पूरा चर्च है और यहाँ पे लोग हैं, इधर ये जो विजिटर्स की गैलरी है, सिर्फ यहीं पे विमेन को जगह मिली, ठीक है। उसके अलावा जो है उन्हें कोई जगह नहीं मिली थी, उन्हें कोई राइट नहीं दिया गया उनकी सारी चीज़ों के बाद भी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी उन्होंने लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी 1848 में। दे कुड नॉट रिस्टोर दी ओल्ड ऑर्डर, उन्होंने जो है सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से वो पुराना उनका ऑर्डर था, जितना दबदबा उनका पहले था, उतना वो दोबारा से रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। मोनार्क्स वर बिगनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन, मोनार्क को अब ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि ये जो साइकिल है रेवोल्यूशन की, रिप्रेशन की, रेवोल्यूशन की मतलब एक रेवोल्यूशन आ रहा है, फिर उसका रिप्रेशन हो रहा है, मतलब उसको दबा दिया जाता है, could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं, एकदम से पूरी आज़ादी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा करके इनको चीज़ें देने लग जाते हैं, जिससे कम से कम इन्हें लगे कि हाँ हमें कुछ तो मिल रहा है। Hence in the year 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कुछ ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज थी, इन्होंने क्या किया था, बिगैन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, ऐसे चेंजेस इन्होंने लिए थे जो वेस्टर्न यूरोप में बिफोर 1815 हुए थे। तो जैसे यूरोप है, ये सेंट्रल यूरोप, ठीक है, और ये ईस्टर्न यूरोप और ये वेस्टर्न यूरोप। तो जो ईस्टर्न, सॉरी गलत बना दिया, यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रल, सही तो बनाया था, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में ऐसे चेंजेस हुए जो 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में हुए थे। द सेल्फ टर्म एंड बॉन्डेड लेबर, सेल्फ टर्म और बॉन्डेड लेबर जो है ये अबॉलिश हो गए थे इन बोथ द हैब्सबर्ग डोमिनेंस एंड इन रशिया, जो हैब्सबर्ग के जितने भी डोमिनेंस थे वहाँ पे और रशिया के अंदर। द हैब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1865, और इन्होंने थोड़ी हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे उन्होंने हंगेरियंस को 1867 में काफ़ी सारी जो है ऑटोनॉमी जो है दे दी थी विद, ठीक है। और जो है हमने ये सब कर लिया। अब द मेकिंग ऑफ जर्मनी रह गया हमारा, और विजुअलाइजिंग द नेशन एंड विद, और ये नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इसके साथ जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। आगे के यूनिट्स हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। आज हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन पूरा बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ओके, I'll see you in the next video lecture, and bye.